लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर का सीखा था। ठीक है। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे कि जैसे हीट एनर्जी जनरेट होती है रेजिस्टेंस में, तो वो कितनी होती है, पावर कितनी सर्किट में जनरेट होती है, इसके बारे में सीखेंगे। और फिर जो सेल का ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर कुछ सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि हीट कितनी डेवलप होती है रेजिस्टेंस में, तो हीट इन रेजिस्टेंस, तो हीट डेवलप क्यों होती है रेजिस्टेंस में? तो आप ये समझे कि जब भी कोई करंट फ्लो करती है, तो करंट फ्लो करने का मतलब है कंडक्टर की, अगर हम बात कर रहे हैं करंट फ्लो कर रही है, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन में मोशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का रास्ता फ्री नहीं होता है, बल्कि रास्ते में उनको एटम्स मिलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ बढ़ते हैं और एटम से कोलिजन करते हैं, तो उस कोलिजन से कुछ एनर्जी का लॉस होता है। वो जो एनर्जी का लॉस होता है, उसी को हम कहते हैं कि वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करती है, तो सर्किट में करंट को फ्लो करने से रेजिस्टेंस रोकता है, और रेजिस्टेंस के रोकने से इलेक्ट्रॉन कोलिजन कर रहे होते हैं एटम से, और वो कोलिजन से एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब वो कितनी कन्वर्ट होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। यहां पे मैं एक रेजिस्टर लगा देता हूं और यहां पे एक बैटरी लगा देता हूं। ठीक। इस बैटरी का पोटेंशियल V का है, रेजिस्टेंस R का है, तो ऑब्वियसली सर्किट में कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगी। और जो सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, इसको हम मान लेते हैं I की। इस सर्किट में एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है। तो बैटरी अगर कोई भी वर्क डन करती है, तो वर्क डन कहां जाएगा? वो वर्क डन इस रेजिस्टर में जो हीट एनर्जी डेवलप होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन कहीं ना कहीं कन्वर्ट होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि अगर बैटरी ने कुछ डिफरेंशियल अमाउंट का वर्क डन किया होगा, तो इससे रेजिस्टेंस में कुछ डीएच अमाउंट की हीट जनरेट हो रही होगी। अब बैटरी के वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि डीएच अगर डिफरेंशियल वर्क डन बाय बैटरी है, और डिफरेंशियल वर्क डन ऑफ बैटरी का फॉर्मूला है कि अगर डी क्यू का चार्ज बैटरी से फ्लो करता है जिस बैटरी का पोटेंशियल V के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी के बराबर। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू बैटरी के बराबर। तो डीएच का जो वर्क डन या डीएच की जो हीट एनर्जी निकली है, डिफरेंशियल हीट एनर्जी जो निकली है, वो डी क्यू इंटू वी के बराबर लिख सकते हैं। और हमें यह भी पता है कि डी क्यू बाई डी टी को हम करंट कह सकते हैं। तो डी क्यू की वैल्यू हम आई डी टी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आई डी टी इंटू वी के बराबर। क्योंकि सर्किट में एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, तो V की वैल्यू हम ओम्स लॉ से अगर लिखें तो V को हम I इंटू आर लिख सकते हैं। अगर V को अगर हम I इंटू आर लिख देंगे तो एक I पहले से था, ये I इंटू आर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी। ये फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंशियल हीट एनर्जी का। तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी रेजिस्टेंस में अगर I की करंट फ्लो कर रही है, उसका रेजिस्टेंस अगर R का है, तो डी टी टाइम पे DH अमाउंट की हीट यहाँ पे डेवलप होगी, और इस हीट के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि DH को यहाँ पे डिफरेंशियल हीट कह सकते हैं, जो कि रेजिस्टेंस में डेवलप हो रही होगी। अब यही हीट अगर हम किसी टाइम इंटरवल में निकालते हैं, तो ऑब्वियसली हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और हम ये लिख सकते हैं कि DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। अब इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे और इसको भी यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ऑब्वियसली टाइम बदल रहा होगा, तो हमें किस टाइम से किस टाइम के बीच में निकालना है, वो टाइम की लिमिट यहाँ पुट कर देंगे, और DH का मतलब टोटल हीट एनर्जी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल हीट एनर्जी होती है किसी भी रजिस्टर में T1 से T2 के टाइम इंटरवल में, उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर डी टी फ्रॉम टाइम T1 टू T2। कई बार ऐसा होता है कि ये जो करंट होती है ये कांस्टेंट होती है, रेजिस्टर भी कांस्टेंट होता है। मैक्सिमम टाइम हमको यही मिलेगा कि कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट रेजिस्टर। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगी चीजें, लेकिन अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगी, और अगर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि इफ आई एंड आर आर कांस्टेंट, इफ करंट एंड रेजिस्टर आर कांस्टेंट, तो हीट एनर्जी को हम लिख सकते हैं, यहां से क्या होगा, आई और आर दोनों इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे और dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हीट एनर्जी डेवलप होगी t टाइम के इंटरवल में, वो t टाइम के इंटरवल में इतनी हीट एनर्जी हम लिख सकते हैं। तो ये तब हम तभी लिखेंगे
जब आई और आर कांस्टेंट होंगे, अगर आई और आर वेरिएबल होंगे तो हमको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। मान लो क्वेश्चन ये दिया है कि करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस of 2 ohm is given by I is equal to 3T. Find heat energy developed in time 0 to या in first 5 सेकेंड्स। ठीक है, पहले 5 सेकेंड में कितनी हीट एनर्जी डेवलप होती है वो निकालनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, और अगर करंट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हीट एनर्जी का फॉर्मूला होना चाहिए ये होना चाहिए आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5, क्योंकि पहले 5 सेकेंड के लिए पूछा है तो 0 to 5 से इंटीग्रेशन। करंट की वैल्यू कितनी है, करंट है 3T, तो यहाँ लिख देंगे 3T का होल स्क्वायर। रेजिस्टर कितने का है 2, तो 2 लिख देंगे। dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5, यहाँ से 9 आएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 था तो 18 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा t स्क्वायर dt फ्रॉम 0 to 5। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा t क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 5 तक हम लिखेंगे। अब जो लिमिट पुट करेंगे तो ये 3 और ये 6 बचेगा, तो ये 6 बच जाएगा और ये 5 का क्यूब बचेगा जो कि 125 होता है। जो हीट एनर्जी आनी चाहिए वो 600 और ये 750 जूल, इतने अमाउंट की हीट एनर्जी यहाँ पर डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी करंट वेरिएबल होगी तो हमको आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन करके टोटल हीट एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हीट एनर्जी निकालने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो आता है पावर का। ठीक है, अब पावर दो तरीके से पूछी जा सकती है। पावर किसी एक समय की हो सकती है कि इस समय कितनी पावर डेवलप हो रही है, या पावर किसी टाइम इंटरवल के लिए हो सकती है कि इस समय से इस समय के बीच में एवरेज पावर कितनी डेवलप हुई है। पावर का मतलब ये होता है इन जनरल कि कितनी एनर्जी कितने टाइम में निकल रही है। यहाँ पे हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी, क्योंकि हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो हीट एनर्जी का यूज करेंगे। तो जितनी कितनी हीट एनर्जी डेवलप हुई है, कितने समय में हुई है, ये रजिस्टर की पावर कही जाएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा हीट एनर्जी डेवलप होगी, जितने कम समय में रजिस्टर से पावर कहेंगे उतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो एक तरीके से एनर्जी ज्यादा और टाइम कम, तो पावर हम कह सकते हैं ज्यादा। तो पावर के लिए जैसा मैंने कहा कि हम दो तरीके से पावर डिफाइन करेंगे। पहला अगर हम डिफाइन करते हैं एवरेज पावर, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मैं एवरेज की बात करता हूं किसी भी चीज की, तो वो एक टाइम इंटरवल पर होता है कि इस समय से इस समय तक कितनी पावर डेवलप हुई। तो आप ये कह सकते हो कि जो एवरेज पावर होती है ये हम कह सकते हैं कि टोटल हीट एनर्जी कितनी डेवलप हुई है, और इस टोटल हीट एनर्जी को डेवलप होने में टोटल टाइम कितना लगा है, ये एवरेज पावर। टोटल हीट एनर्जी कैसे निकालते हैं, अभी हमने सीखा आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 to T2, ये हो गई टोटल हीट एनर्जी। इस तरीके से आप टोटल हीट एनर्जी निकालेंगे, और नीचे टोटल टाइम T1 से T2 तक के बीच में कितना टाइम बीता है, T2 माइनस T1 का टाइम बीता है। जैसे 3 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में कितना समय बीता है, तो 10 माइनस 3 7 आएगा। उसी तरीके से T2 माइनस T1 का टाइम इंटरवल नीचे आएगा। ये एवरेज पावर है। दूसरा अगर हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहता है कि कितनी पावर डेवलप हो रही है, इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस पावर की बात करता है, और इंस्टेंटेनियस पावर किसी एक समय पर होती है कि इस समय कितनी पावर है। तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो इंस्टेंटेनियस पावर होती है कि रेट एट विच हीट एनर्जी इज डेवलप्ड इन रेजिस्टेंस। ठीक है, किस रेट से हीट एनर्जी डेवलप हो रही है रेजिस्टेंस में, वो हम कहेंगे कि एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। मतलब आप ये कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस पावर होती है कि अगर dH बाई dt कर दें, dH अपॉन dt का मतलब है कि किस रेट से हीट एनर्जी डेवलप हो रही है, वो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी।
TH का हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, I²R dt लिखा था कुछ देर पहले, और ये dt से ही अगर डिवाइड होगा तो dt और dt कैंसिल हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस पावर को हम लिखेंगे I²R। तो कोई भी रेजिस्टेंस से अगर करंट I की फ्लो कर रही है तो उस रेजिस्टेंस से उस समय इतनी पावर डेवलप हो रही होगी। अगर हम ओम्स लॉ का यूज करें तो हम V = IR लिखते हैं या I को V by R लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, इस फॉर्मूले को हम I को अगर हम V by R लिखते हैं ओम्स लॉ से, तो ये बन जाता है V² by R। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप पावर को V² by R लिख रहे हैं तो यहाँ पर V जो है ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बैटरी का पोटेंशियल हो, क्योंकि सर्किट में हो सकता है और भी कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हो। तो जब भी आप V² by R का फॉर्मूला यूज करेंगे तो V जो होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस रेजिस्टर, मतलब जिस भी रेजिस्टर से आप पावर निकालना चाहते हैं उस रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो उस रेजिस्टर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V का है तो पावर को V² by R लिख सकते हैं। अब जैसे हमने ये फॉर्मूला I और R में लिखा, ये फॉर्मूला V और R में लिखा, ओम्स लॉ V = IR में V I और R को आपस में रिलेट करता है। अगर मैं R को हटाना चाहूं तो ये फॉर्मूला को लिखा जा सकता है V × I के बराबर भी। बट अगेन यहाँ पे I तो वही करंट है जो रजिस्टर से फ्लो कर रही है, लेकिन V जो पोटेंशियल डिफरेंस है या क्रॉस ही रजिस्टर होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो I² R करेंगे, क्योंकि इसमें गलती करने के चांसेस कम होते हैं। इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो बिल्कुल, बट इस बात का आप ध्यान रखोगे कि जो V होना चाहिए वो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैंने बताया कि दो तरह की पावर है, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर, तो इसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आती तो कैसे करते। तो क्वेश्चन मान लो आपको ये दिया है, इफ current of I is equal to 4 ampere flows in resistance of 5 ohm. Find average power in time interval of t is equal to 0 to t is equal to 3 सेकेंड। और फिर हमें ये भी निकालना है कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर एट t is equal to 1 and t is equal to 3 सेकेंड। जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो किसी एक समय की पावर होती है, वो निकालने को कहा गया है, और एवरेज पावर किसी इंटरवल की होती है, वो भी निकालना है। तो दोनों चीजें में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि करंट हमको दी है और रेजिस्टेंस दी है। अब इस बात को याद रखें कि एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर जो हैं वो दोनों अलग अलग तब आती हैं जब करंट वेरिएबल होती है, करंट टाइम के संग बदलती है। लेकिन अगर करंट कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट करंट के लिए एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर हमेशा सेम आएगी, ठीक है। तब इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि इफ करंट इज कांस्टेंट द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर आर इक्वल, ठीक है। तो उसमें आपको कोई दो चीजें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक ही से निकाल सकते हो। तो अगर हमें जैसे पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज पावर इन द टाइम इंटरवल 0 to 3, तो आपको ये मैंने बताया था कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला हम I²RT यूज कर सकते हैं अगर I और R कांस्टेंट है। तो ये हीट एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, एवरेज पावर हम कैसे निकालते हैं? एवरेज पावर निकालते हैं कि टोटल कितनी हीट डेवलप हुई थी और उसको टोटल हीट डेवलप होने में टोटल टाइम कितना लगा, ठीक। टोटल हीट का मतलब H हो गया, टोटल टाइम का मतलब T हो गया, ठीक है। और H की वैल्यू है I²RT, तो I²RT डिवाइडेड बाई T, तो ये T और T कैंसिल हो गया, तो एवरेज पावर को हम लिख सकते हैं I²R, ठीक।
अच्छा, इंस्टेंटेनियस पावर का क्या फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला भी आई स्क्वायर आर था। मतलब एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर दोनों इक्वल हो जाती हैं अगर करंट और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो चाहे एवरेज पावर पूछे, इतने इंटरवल पे पूछे एवरेज पावर, या इंस्टेंटेनियस पावर पूछे इस समय पर या किसी भी समय पर, वो दोनों सेम आने वाले हैं। और वो दोनों जो सेम आने वाले हैं वो आई स्क्वायर आर के बराबर हैं। तो करंट कितनी दी है? करंट दी है 4 एम्पियर, तो 4 स्क्वायर। रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम, तो 5 ओम। 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 80, तो 80। और पावर की यूनिट होती है वॉट, तो हम कह सकते हैं कि 80 वॉट की पावर यहाँ डेवलप हुई है, चाहे वो एवरेज करे या इंस्टेंटेनियस करे। अगर यही करंट टाइम के संग कांस्टेंट नहीं होती तो फिर ये दोनों वैल्यूज अलग अलग आती। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग करके देखते हैं, मतलब करंट को वेरिएबल करके देखते हैं कि क्या आना चाहिए उसकी वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ करंट इज गिवन बाय I is equal to 5t, then find the average power and average power के इंटरवल बताना पड़ेगा in time interval of t is equal to 0 to t is equal to 3 सेकेंड। ठीक है, वही इंटरवल जो लास्ट क्वेश्चन में था। एंड इंस्टेंटेनियस पावर एट t is equal to 1 and t is equal to 3 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे एक बात तो समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे करंट जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको दे देते हैं, रेजिस्टर इज ऑफ 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई कि करंट वेरिएबल है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों अलग अलग आएंगे। सेम हो सकते हैं, इन केस कुछ ऐसी वैल्यू में हो सकता है सेम आ जाए, बट जनरली ये वैल्यूज अलग अलग आएंगी। तो अगर हम एवरेज पावर की बात करते हैं, तो एवरेज पावर हमें निकालना होता है जब करंट वेरिएबल होती है, तो आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, यही तरीका आपको बताया था। अब आई की वैल्यू कितनी है? करंट की वैल्यू दी है 5t, तो ये हो जाएगा 5t का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 2 ओम, तो 2 ओम का रेजिस्टेंस dt यहाँ पे आ जाएगा। फ्रॉम टाइम इंटरवल कितना दिया है? 0 to 3, तो 0 से 3 तक का इंटीग्रेशन, और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 0, तो 3 लिख सकते हो या 3 माइनस 0 लिख सकते हो। ठीक, अब इस इंटीग्रेशन में 5 स्क्वायर 25 और ये 2 कांस्टेंट है, तो 50 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में बचेगा टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 to 3, और यहाँ बचेगा 3। ठीक, अब ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाई 3, तो यहाँ पे 50 रहेगा। टी क्यूब बाई 3 मतलब 3 क्यूब बाई 3, क्योंकि 3 तक का इंटीग्रेशन है, डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 50 वॉट के बराबर। ठीक है, तो ये एवरेज पावर हो गई जो कि 0 से 3 सेकेंड के बीच में। जब इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी होती है तो आई स्क्वायर आर उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और हमको ये पता है कि जो करंट है ये 5t के बराबर है। ठीक है, अगर हमें ये पूछना है कि t इज इक्वल टू कौन सा सेकेंड? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अगर टाइम 1 सेकेंड होगा तो करंट कितनी हो जाएगी? टाइम को 1 पुट करेंगे तो 5, और अगर करंट 5 की है टाइम 1 सेकेंड पे, तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मतलब 5 स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है? आर की वैल्यू 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 50 वॉट। ठीक है, मैंने कहा ना कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस पावर एवरेज पावर सेम आ जाए, लेकिन ये अलग अलग होते हैं इन जनरल। अब यही पावर हमको निकालनी है t इज इक्वल टू 1 में हमने निकाला, अब हमें निकालना है t इज इक्वल टू 3 पे। तो अब करंट अगर इतनी है, तो इस करंट को हमने 1 रखा तो करंट 5 की आ गई। अब इसी फॉर्मूले में t को हम कितना रख देंगे? t को हम रख देंगे 3। अगर टाइम को हम 3 रख देंगे तो करंट कितनी आ जाएगी? करंट आ जाएगी 15 की। और पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, तो 15 का स्क्वायर इंटू 2,
15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और 225 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 450 वॉट। ये हो जाएगी इसकी इंस्टेंटेनियस पावर जिस समय टाइम 3 था। तो अलग अलग समय पर हमें अलग अलग करंट मिलती जाएगी, और करंट अगर अलग अलग मिलती जाएगी तो पावर भी अलग अलग आती जाएगी। ठीक है, ईएमएफ में आने के पहले हम एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ लेते हैं कि अगर हमें किसी भी फिगर का रेजिस्टेंस निकालने को कहा जाए तो वो स्टैंडर्ड कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, उसके बारे में समझते हैं। जैसे आपको ये पता है कि हमारे पास अगर कोई सिलेंड्रिकल वायर है, तो सिलेंड्रिकल वायर इस तरीके से होता है। इसकी लेंथ L की होती है, यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो मान लो स्मॉल r के बराबर है, और हमसे कहा जाए इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको जैसे ये पता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन एरिया, और ये एरिया होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि एक सर्कल है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है वो रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हो सकता है कि कोई सिलेंड्रिकल वायर ना दे के आपको हो सकता है कि कोई क्यूबॉइड दे दे। तो अगर मान लो आपको इस तरीके से एक क्यूबॉइड दे दे, और ये कहे कि इसका क्या रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मान लो इसकी लेंथ है ए की, इसकी लेंथ है बी की, और इसकी लेंथ है एल की। तो अगर हमें रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है, तो जैसे वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था वो एक सर्कल का था, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया एक रेक्टेंगल का है, और जब हम इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे तो रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया, वही फॉर्मूला रहेगा। तो रो इनटू लेंथ एल की ही है, और एरिया की हम बात करें तो इस रेक्टेंगल का एरिया लेना पड़ेगा जो कि ए इंटू बी के बराबर है। तो इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा रो एल अपॉन ए इंटू बी के बराबर। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस होगा। अब इसी के ऊपर मान लो मैं आपको एक दूसरा डायग्राम देता हूं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, और ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर एक क्यूबॉइड है, अगेन पहले भी क्यूबॉइड था और अभी भी क्यूबॉइड, और अब ये पूछता है कि इसका रेजिस्टेंस बताओ। तो जब भी रेजिस्टेंस पूछेगा तो आपको बताएगा कि आपको किन दो पॉइंट्स के बीच में बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पिछले केस में रेजिस्टेंस बताना था कि अगर ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पीछे एक पॉइंट होगा, ठीक है, और यहाँ से पीछे से एक वायर गया है, इसको पॉइंट बी है, तो हमें एक्चुअली ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना था, जो कि इसके बराबर आ गया। एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे था, और इसके बीच में हमने निकाला। मान लो इसके बारे में आपको कहा है कि ये भी एक क्यूबॉइड है, और ये अगर एक क्यूबॉइड है तो इसकी भी साइड कुछ लेंथ्स होंगी। मान लो ये कहा गया है कि ये लेंथ है ए की, ये लेंथ है बी की, और थिकनेस है सी की, और रेजिस्टेंस जो निकालने को कहा गया है वो इस फेस और इसका जो अपोजिट फेस दिख रहा है इनके बीच में निकालने को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको ए कह देते हैं, उधर से एक पॉइंट निकलेगा जिसको बी कह देते हैं, और हमें इनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब जब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे तो आप फॉर्मूला वही लिखोगे रो एल अपॉन ए, लेकिन अब देखते हैं कि लेंथ कितनी है। तो आपको ये समझना है कि हमें इस फेस और पीछे वाले फेस के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो लेंथ होनी चाहिए बी की, तो लेंथ की जगह हम लिख देंगे बी। ठीक है, लेंथ की जगह लिख देंगे बी। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिख रहा है, क्योंकि इनके बीच में निकालना है तो यही क्रॉस सेक्शन एरिया बार बार बीच में मिलता जाएगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, सी की हाइट और इसकी विड्थ कितनी है, ए की विड्थ, तो ए इंटू सी का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, तो रो बी अपॉन ए इंटू सी इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, और हमको अब इस डायग्राम में दिया हुआ है एक ट्रंकेटेड कोन, मतलब इस तरीके से एक हमको कोनिकल शेप दिया हुआ है। ट्रंकेटेड कोन मतलब कोन को अगर हम उसका एपेक्स कट कर दें तो जो शेप बचता है उसको ट्रंकेटेड कोन कहते हैं। और ये हमको एक डायग्राम दिया है जिसमें
इसके पीछे वाले का जो रेडियस है वो मान लो दिया है a के बराबर, इसके आगे वाले का जो रेडियस है वो हमको दिया है b के बराबर, और इसकी जो लेंथ है लेफ्ट से लेकर राइट तक वो l के बराबर। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो दिक्कत सिर्फ ये है कि यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं रो एल अपॉन ए, तो रो एल हो गई लेंथ, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप देखें तो ये कांस्टेंट नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगातार बदलता जा रहा है। और ऐसे केस में जहां पर ये चीजें बदल रही होंगी तो वहां पर हम डायरेक्टली कोई एरिया नहीं लिख सकते हैं। उस केस में हमें एक छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस निकालकर पूरे के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे का हमको रेजिस्टेंस आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आप इस बात को समझें कि अगर हम इसका रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, और डायग्राम को मैं 2D में बनाता हूं। 3D में एक्चुअल डायग्राम है, बट इसको 2D में समझते हैं कि 2D में हमको इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, ये इसकी सेंट्रल लाइन गई है यहां से, ये रेडियस है a के बराबर तो ये रेडियस हो गया a, ये रेडियस है b के बराबर तो ये रेडियस हो गया b, और हम इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसमें एक बहुत ही डिफरेंशियल लेंथ को कंसीडर करेंगे, इतने पार्ट को। ठीक है, और हम सिर्फ इतने पार्ट का रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाएगा। ठीक है, और ये हमने बहुत ही छोटा लिया है तो ऑलमोस्ट ये हॉरिजॉन्टल लेंथ होगी, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ मान लो हमने ली है बहुत ही डिफरेंशियल है, तो इस लेंथ को मैंने कहा है dx के बराबर। और ये जो पार्ट हम ले रहे हैं इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो मान लो मैं ये कहता हूँ कि इसका जो रेडियस है ये रेडियस हो गया, इस रेडियस को मैंने r कहा है। तो आप ये सोचो कि एक अगेन ये एक सिलेंड्रिकल वायर ही है जिसकी थिकनेस जो है, ये जो लंबाई है ये बहुत ही छोटी है, और रेडियस जो है वो r का है। अगर हम सिर्फ इतने पार्ट का रेजिस्टेंस देखते, वही चीज अगर हम इस डायग्राम में आते तो डायग्राम में इस तरीके से दिखती, 2D डायग्राम। ठीक है, ये पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है क्योंकि इतना छोटी लेंथ है कि ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब इतने पार्ट में हमने कहा है कि इसकी लेंथ dx की है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख सकते हैं, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये लेंथ हम मान लेते हैं x के बराबर। ये पूरी लेंथ l के बराबर थी, ये लेंथ जो है वो x के बराबर। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि सिर्फ इतने पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप लिखते dr इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ कितनी है dx अपॉन एरिया कितना है पाई r स्क्वायर। देख सकते हो आप इसका रेडियस स्मॉल r का है और थिकनेस या लेंथ उसकी dx की है, तो रो इंटू dx अपॉन पाई r स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा, बट इंटीग्रेशन में हमें ये बात समझनी है कि यहाँ पर x जो है ये भी बदलता जाएगा जैसे जैसे आप दूसरा एलिमेंट लेते जाओगे, और ये जो r है इसका रेडियस आपको जो दिख रहा है ये भी बदलता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रेडियस बदलता जाएगा। तो अब इसमें रिलेशन हम कैसे निकालें। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखने के लिए मैंने यहाँ पर ये dx वाले पार्ट को फिलहाल छोड़ दिया है, और इस बात को समझें कि ये जो हमने एलिमेंट यहाँ कंसीडर किया इसका रेडियस r के बराबर था, ये जो है इसका रेडियस a के बराबर है, ये जो है इसका रेडियस b के बराबर। अगर मैं ऐसी एक और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से खींच दूँ, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से खींच दूँ, तो अब आप क्या ये कह सकते हो कि अगर ये a था ये r था तो इतना हिस्सा कितना होगा, इतना हिस्सा होगा r माइनस a का। r ये पूरा था, ये पूरा था, और a हम घटा देंगे तो r माइनस a। उसी तरीके से ये b पूरा था, ये b पूरा था, लेकिन हम सिर्फ इतना पार्ट अगर कंसीडर करना चाहें तो इस पार्ट की लेंथ को हम क्या कह सकते हैं b माइनस a के बराबर। ठीक, अब आप अगर इस ट्रायंगल को देखो और एक बड़े ट्रायंगल को देखो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसमें से ये वाली लेंथ x की है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x के बराबर ली गई है, ये लेंथ x के बराबर है, और ये पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ l के बराबर है। ठीक, तो अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखते हैं, r माइनस a डिवाइडेड बाई x, r माइनस a डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू b माइनस a, ये बड़ा ट्रायंगल देख रहे हैं,
b माइनस से डिवाइडेड बाय ये पूरी लेंथ, r माइनस से डिवाइडेड बाय ये लेंथ, तो b माइनस से डिवाइड बाय पूरी लेंथ, तो पूरी लेंथ कितनी थी, पूरी लेंथ थी l के बराबर। तो r माइनस से डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू b माइनस से डिवाइडेड बाय l। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको ये पता है कि यहाँ पे x भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, दो दो वेरिएबल से इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो या तो मैं इसको x में बदल दूं या इसको r में बदल दूं, जो भी तरीका आपको समझ में आए। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू को लिखता हूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r माइनस से डिवाइडेड बाई b माइनस से x r माइनस से डिवाइडेड b माइनस से इंटू l के बराबर। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अब अगर मैं dx की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, बेहतर है कि मैं b माइनस से इसके नीचे रख दूं, r माइनस से डिवाइडेड बाई b माइनस से, ऐसा। ठीक, अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं तो यहाँ पे dx आएगा, यहाँ पे dr आएगा, a कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, और ये तो बाहर खाली कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x dx हो गया तो r dr हो गया, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, ये 0 हो गया, और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड था तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड ही रहा। तो dx की वैल्यू हो जाएगी l इंटू dr डिवाइडेड बाई b माइनस से, ये dx की वैल्यू है। और ये जो dx की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, इसको हम उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, जिससे हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल पाए। तो अगर मैं dx की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ तो अब हम ये क्या कह सकते हैं कि dr इज इक्वल टू रो इंटू dx की वैल्यू है l इंटू dr डिवाइडेड बाई b माइनस से b माइनस a, ये हो गया dx की वैल्यू, और नीचे क्या था, नीचे था 1 बाई पाई r स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर हम dr की वैल्यू लिखें तो रो कांस्टेंट, l कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, b माइनस a कांस्टेंट, ऊपर dr है, नीचे r स्क्वायर है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और r कहां से कहां तक गया है, तो सबसे पहला एलिमेंट ये r है, ध्यान देना, रेडियस, जो सबसे पहला एलिमेंट था उसका रेडियस a का था, और जो सबसे आखिरी एलिमेंट है उसका रेडियस b का है। तो हम जब r की बात कर रहे हैं तो r a से बढ़कर b तक जाता है, तो r को हम इंटीग्रेट कर देंगे a से लेकर b तक के बीच में। ठीक है, अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी रो l डिवाइडेड बाई पाई b माइनस a, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डी आर अपॉन आर स्क्वायर का माइनस 1 बाई आर, तो माइनस 1 बाई आर, और लिमिट है a से लेकर b तक। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लिख सकते हैं रो l अपॉन पाई टाइम्स ऑफ b माइनस से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा माइनस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, तो ये हो जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। ठीक है, तो b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, तो b माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई इंटू ए बी। ठीक है, हम इस फाइनल फॉर्मूले को याद रखेंगे, और फाइनल फॉर्मूला कहता है कि अगर कोई एक ऐसा ट्रंकेटेड कोन है जिसका इनिशियल रेडियस a है, फाइनल रेडियस b है, और इसके बीच की लेंथ l है, तो रेडियस होगा रो l अपॉन पाई ए बी। ये फॉर्मूला कुछ रो l अपॉन एरिया की ही तरह है। जैसे अगर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर होता था, जो हमने कुछ देर पहले पढ़ा, कि अगर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर होता था तो इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रो इंटू एल, उसकी लेंथ अपॉन नीचे आता था पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रेडियस लगातार बदलता जा रहा है, तो अगर रेडियस पूरा कांस्टेंट रहता तो पाई आर का स्क्वायर होता, लेकिन अगर रेडियस कांस्टेंट नहीं है, रेडियस बदलता जा रहा है, तो हम आर स्क्वायर की जगह एक बार इनिशियल रेडियस ए ले लेंगे और एक बार फाइनल रेडियस बी ले लेंगे, तो ये भी एक तरीके से आर स्क्वायर ही बन जाएगा। एक बार इनिशियल रेडियस ए हो गया, एक बार फाइनल रेडियस बी हो गया, मल्टीप्लीकेशन आर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो अगर ट्रंकेटेड कोन होगा तो उसके लिए आप इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को याद रखोगे। ठीक है, ओके, उसके बाद अगर हम आते हैं कि और क्या क्या रेजिस्टेंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो अगर कोई सिलेंड्रिकल वायर ही है, अगेन फिर से, लेकिन अब उस सिलेंडर के अंदर से अगर हम कुछ पोर्शन कट कर देते हैं, ये सिलेंडर, और अगर हमने इतना पोर्शन उसके अंदर से कट कर लिया,
तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो ये है, और हमें इतने पार्ट का पता करना है कि क्या रेजिस्टेंस होगा। ये सब सॉलिड है, बाकी 20 से खोखला है क्योंकि 20 का पार्ट हमने कट कर दिया। ठीक है, इसकी लेंथ हमको दी होगी, लेट्स से कि जो लेंथ है वो L के बराबर है, इसका जो रेडियस है अंदर वाला ये A है, और जो इसका रेडियस है बाहर वाला ये B। ठीक है, अब अगर हम इसका रेजिस्टेंस लिखना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल, लेंथ हो गई। एरिया की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि ये एरिया जो है ये बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाला सर्कल हटा दो तो ये बचा हुआ जो बाहर का एरिया है उसी की जरूरत है हमें, क्योंकि खाली अगर ये बीच का एरिया हटा दिया गया है तो हम उस बीच के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हम कह सकते हैं बड़े सर्कल का एरिया पाई बी स्क्वायर माइनस छोटे सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर। तो पाई को अगर कॉमन ले लोगे तो पाई टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा एक एंड से दूसरे एंड के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक अगर सिलेंड्रिकल वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, और अगर ये हॉलो स्फीयर का मतलब ये हुआ कि इतना पार्ट सॉलिड है, बीच में खोखला है। ठीक है, और हमें रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन इंटरनल पॉइंट एंड एक्सटर्नल पॉइंट। ये रेडियस ए का हो गया, ये रेडियस बी का हो गया। हमें रेजिस्टेंस निकालना है इंटरनल पॉइंट, इसको ए कह दो, और एक्सटर्नल पॉइंट इसको बी कह दो। ठीक है, तो जब इसके रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हम लिखेंगे R इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ। लेंथ हमेशा होती है कि जिन दो पॉइंट के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है उन दोनों पॉइंट के बीच में अगर करंट फ्लो करती तो कितनी लेंथ तक करंट को फ्लो करना पड़ता। जैसे अगर हमारे पास अगर ये सिलेंड्रिकल वायर होता और हमें इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस निकालना होता तो करंट यहाँ से यहाँ तक जाती तो L की लेंथ लेते। उसी तरीके से हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, इस हॉलो सिलेंडर का इंटरनल पार्ट ये है, एक्सटर्नल पार्ट ये है, और करंट को अंदर से बाहर जाना है अगर तो कितनी लेंथ में ट्रैवल करना पड़ेगा, B बाहर का रेडियस है, A अंदर का रेडियस है, तो B माइनस ए की लेंथ में उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो लेंथ की जगह आ जाएगा B माइनस ए, क्योंकि B माइनस ए की लेंथ में उसको ट्रैवल करना है। नीचे आता है एरिया। एरिया वो एरिया होता है कि जैसे अगर करंट इस सिलेंड्रिकल वायर में फ्लो कर रही है तो हमेशा इसको ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, करंट अगर फ्लो कर रही है तो हमेशा इसको यही सर्कल का क्रॉस सेक्शन मिलता जाएगा, और ये सर्कल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर होता था तो हम लिख देते थे। लेकिन अगर करंट एक अंदर के हॉलो स्फीयर से एक बाहर के हॉलो स्फीयर में जा रही है तो करंट बाहर की तरफ जा रही है, अंदर से निकलकर बाहर की तरफ जा रही होगी, और जब करंट बाहर की तरफ जा रही होगी तो जो रेडियस आपको दिखेगा वो रेडियस लगातार आपको बदलता हुआ दिखेगा या बढ़ता हुआ दिखेगा। और रेडियस अगर आपको हमेशा बदलता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये होगा कि हम ये कहेंगे कि रेडियस अगर हमेशा इंक्रीज कर रहा है तो कौन सा एरिया लिया जाए, क्योंकि अंदर का अगर आप सरफेस एरिया लेते तो 4 पाई आर स्क्वायर अंदर का सरफेस एरिया आता। अगर आप बाहर का सरफेस एरिया लेते तो वो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर बाहर का आता। लेकिन करंट अगर अंदर से बाहर जा रही है तो रेडियस लगातार बदलता जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे ट्रंकेटेड कोन में था कि इधर का रेडियस अलग था, इधर का रेडियस अलग था, तो हमने पाई आर स्क्वायर लेना चाहिए था, लेकिन हमने पाई ए इंटू बी ले लिया। उसी तरीके से स्फेयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और 4 पाई आर स्क्वायर में अंदर का रेडियस ए है, बाहर का रेडियस बी है, तो एक बार अंदर का रेडियस ए ले लेंगे, बाहर का रेडियस बी ले लेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर में रेडियस का काम हो गया, आर अंदर का रेडियस बाहर का रेडियस बी, तो आर स्क्वायर भी हो गया, और इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इस बात को समझते हैं। तो जब हम ईएमएफ की बात करते हैं तो ईएमएफ का पूरा फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक पोटेंशियल ही है
पर उसका नाम इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि लगता है कि फोर्स है, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल ही है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? तो अभी आप फिलहाल समझें कि बैटरीज दो तरीके की हो सकती हैं, आइडियल बैटरी और नॉन आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी वो होती है जिसके अंदर अगर कोई भी करंट या कोई भी चार्ज फ्लो करता है तो अंदर उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता है चार्ज को, तो हम कहते हैं वो आइडियल बैटरी। हालांकि कोई बैटरी आइडियल हो नहीं सकती, क्योंकि जब चार्ज बैटरी के अंदर भी फ्लो करेगा तो वहाँ पे एटम्स होंगे, और जब टकराएंगे एटम से चार्जेस तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा, तो अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो आइडियल बैटरी वो होती है जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। बट अगर हम कोई भी बैटरी इन जनरल कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कहते हैं। ठीक, अब आप इस बात को समझें कि अगर कोई भी बैटरी हमने ली है, और अगर चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, अगर उसमें से कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही है तो उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम होता है ईएमएफ। ठीक है, तो अगर कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ कहते हैं। और अगर करंट फ्लो करने लगती है तो वही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज अलग होता है, ईएमएफ अलग होता है। ईएमएफ को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? हम ईएमएफ को इस एप्सिलॉन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेफिनेशन ये होती है कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड negative terminals of battery when there is no current in circuit। ठीक है, तो जब सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो करती है तो उस समय जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम ईएमएफ कहते हैं। और अगर करंट फ्लो करने लगेगी तो वो डिफरेंस अलग आता है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज। तो जब भी हम ईएमएफ की बात करेंगे तो कोई करंट नहीं फ्लो होनी चाहिए, और अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम नाप रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, उसको अगर हम ईएमएफ कह रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो हमेशा सेम होता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि करंट अलग है तो ईएमएफ अलग है। करंट चाहे जितनी भी फ्लो करे, उसका जो ईएमएफ होता है वो हमेशा फिक्स होता है। तो जैसे बैटरी हमने उठाई, उसके ऊपर लिखा है कि 1.5 वोल्ट की बैटरी है, तो 1.5 वोल्ट उसका ईएमएफ कहा जाएगा। अब अगर कितनी करंट फ्लो कर रही है उसके हिसाब से करंट के फ्लो करते समय पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है, उसका नाम होता है टर्मिनल वोल्टेज। वो टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करता है कि कितनी करंट है, लेकिन जो ईएमएफ होता है वो डिपेंड नहीं करता है कितनी करंट है। ईएमएफ का मतलब जब भी करंट नहीं है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो ईएमएफ है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम सीखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है ये सीखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज़्यादा होता है या कम होता है या कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। और फिर कुछ सर्किट्स हम सीखेंगे जिसमें एक बैटरी होगी जिसका कुछ ईएमएफ होगा, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होंगे, कितनी हीट कितनी पावर कहाँ क्या जनरेट हो रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं।